अस्सलामुअलैकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग अब अपने आखिरी मराहल की तरफ बढ़ गई है और बहुत सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं कि कौन किससे टकराएगा और उसको टकराने के बाद उसको जीतना कितना ज़रूरी है अगर उसने सेमीफाइनल खेलना है, अगर उसने फाइनल खेलना है। आज के मैच की अगर बात करें तो आज के मैच में अभी मैच तो जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 251 रन बनाए, यानी कि पहाड़ जैसा हदफ दिया, और जवाब में कराची किंग्स अभी तक 172 रन, उसकी 9 विकेटें गिर चुकी हैं। 12 बॉल पर 80 रन चाहिए हैं जो कि बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। 12 बॉल पर 80 रन कैसे कैसे कुछ भी इसमें हसनैन लियाकत भी हमारे साथ आकर कैलकुलेशन करें ना तब भी नहीं बन सकते। लेकिन आज एक और बड़ी अहम इशू है और वो इशू ये है कि हम जिस पर बात करना चाहते हैं वो ये है कि एशिया कप। आज भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया अचानक से एशिया कप के हवाले से और कहा कि एशिया कप पर बीसीसीआई ये मौक़िफ़ ले रहा है कि भाई पाकिस्तान के यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है वो पाकिस्तान के पास है और अगर पाकिस्तान के पास हुई तो हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। ये सब क्या मामला चल रहा है, बीसीसीआई का ऑफिशियल मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। इसी पर बात करने के लिए और मौजूदा जो क्रिकेट सिनेरियो चल रहा है और पीएसएल चल रही है, कैसी चल रही है, क्या क्या कुछ हो रहा है क्रिकेट में, और फिर उधर आईपीएल भी चल रही है, ये सब क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसनैन लियाकत साहब। हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप दिनों बाद हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है। और इसी तरह से भारत से हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं, वहाँ बहुत क्रिकेट पर इनकी गहरी नज़र है। मनोज दत्त साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सब बढ़िया। बढ़िया रहे हैं आप। अच्छा, सबसे पहले तो हसनैन मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। ये अगर हम बात करें, बल्कि नहीं, मनोज साहब से आगाज़ करता हूँ आज की डिबेट का, क्योंकि हम चाहते हैं पीएसएल पर तो बात करें लेकिन एशिया कप के हवाले से जो खबरें आई उस पर बात करना ज़रूरी है। मनोज साहब, आज क्या चलता रहा? इंडियन मीडिया एकदम से रिपोर्ट करना शुरू हो गया, आज सुबह सूरज तुलू हुआ तो एक नई शुरली छोड़ दी, कहा कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई उससे दस्तबरदार हो रहा है, लेकिन फिर बीसीसीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आया है। हकायक क्या है, हकीकत क्या है, सच क्या है सर? देखिए, मीडिया ने तो कई बार टीआरपी के लिए भी बहुत कुछ न्यूज ब्रेक करनी होती है, लेकिन असली मुद्दा जो है वो बीसीसीआई ने डिसाइड करना है। और बीसीसीआई ने जो बताया कि अभी फिलहाल हम आईपीएल को देख रहे हैं और इंग्लैंड के दौरे के लिए खिलाड़ियों के चयन के बारे में सोच रहे हैं। तो आईपीएल बीसीसीआई देख रहा है और टीम सिलेक्शन की सोच रहा है। इस बीच में अगर कोई न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट न्यूज ब्रेक कर देते हैं कि भारत एशिया कप से दूरी बना सकता है, ठीक है, उन्होंने कहीं से किसी सूत्र से उन्हें खबर मिली होगी तो उन्होंने न्यूज ब्रेक कर दी। लेकिन ये बहुत सारी खबरें ऐसी रिपोर्ट कर देता है इंडियन मीडिया। हमने देखा जब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला था तब भी बहुत सारी ऐसी खबरें थी जिनका हकायक से इस्लामाबाद तबाह हो गया, लाहौर की बंदरगाह तबाह हो गई, कराची तबाह हो गया, ये भी तो खबरें दी। चलें, ये चीज़ें भी चलती रहती हैं, लेकिन ये मनोज साहब, आप कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है वहां पर कि ऐसी शुरली क्यों छोड़ दी जाती है जो बाद में फौरी तौर पर काबू भी आ जाती है और पता चल जाता है हकायक क्या है? बीसीसीआई को खुद आना पड़ा, बताना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जिस जर्नलिस्ट ने इस न्यूज को ब्रेक किया है उन्होंने ये भी कहा था कि रोहित शर्मा टीम से ड्रॉप हो सकते हैं, और उन्हीं जर्नलिस्ट ने बहुत सारी बातें कही हैं। अब उनके पास क्या संपर्क सूत्र है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं काफी हद तक इस बात की संभावना व्यक्त की जा सकती है कि भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल से दूरी बना सकता है और एशिया कप का आयोजन ना करे। इस बात की भरपूर पूरी संभावना है। जिस तरीके से बदलते परिप्रेक्ष्य में हमने सारी चीजें देखी हैं और जो कुछ हो रहा है जी, तो उसको देखते हुए अभी फिलहाल बीसीसीआई ने कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं किया है, लेकिन जो हालात हैं उन्हें देख करके, उनका एवोल्यूशन करके इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत हो सकता है एशिया कप का आयोजन भी ना करे और एशियन क्रिकेट काउंसिल से दूरी बना ले। इससे दूरी बना ले। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि मैच तकरीबन ख़त्म हो गया है और इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक और कामयाबी अपने नाम किया। पीएसएल का मैच जारी था और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच जीत लिया है। 251 रन बनाए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज पहले खेलते हुए, और क्या कमाल की आज बैटिंग की है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज फिर उसी रंग में नजर आई जैसे वो पीएसएल के आगाज़ में हमें शुरू में नजर आई थी, और साहबजादा फरहान ने 41 बॉल पर 73 रन किए, और जब साहबजादा फरहान रन करते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक अलग ही टोन में नजर आती है, अलग ही नजर आती है, अलग ही समा बांधती
होती हुई नजर आती है। ये शाहजादा फरहान पूरी तरह से डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं पूरे मैच में जब वो इनिंग खेलते हैं। ऐसे बैट्समैन, ऐसे बैटर्स की पाकिस्तान को भी बहुत बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ साथ एलेक्स हेल्स बड़ा अच्छा खेले, 35 बॉल पर 88 रन किए, जिसमें 8 छक्के उन्होंने मारे। और शादाब खान ने भी 19 बॉल पर आज 42 रन किए हैं। वाह वाह वाह, ये है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान। और इस पर बात करते हैं इस पीएसएल के इस मैच पर। ये उस लिहाज से तो बहुत ज़्यादा अहम मैच नहीं था। हसनैन लियाकत हमारे साथ मैच पर बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैंने सवाल किया था ना मनोज साहब से, वो एशिया कप से मुतालिक, मैं चाहता हूं कि उस पर आपका भी कम। ये क्या हुआ कि आज अचानक से खबर आई, इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट की, इधर भी हेडलाइंस बन गई, कुछ चलता रहा कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर बीसीसीआई को आना पड़ा, आकर बताना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है ऑफिशियली। लेकिन मनोज साहब कह रहे हैं कि कुछ हो भी सकता है, सोच विचार पाई जा रही है। सर, आए रोज भारत की जानिब से ऐसा क्यों इस तरह की खबरें रिपोर्ट कर दी जाती है जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि लुकमान, अगर आप इंडियन मीडिया को फॉलो करें तो बीसीसीआई हमेशा से इस तरह करता है कि पहले वो एक मीडिया में वॉर क्रिएट करता है। जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्र हमारे यहाँ सोर्स को कहते हैं, सोर्सेस के जरिए उनको खबर मिल जाती है, उसके बाद वो तरदीद कर देते हैं। सो एक माहौल बनाया जा रहा है कि किसी तरह से एशिया कप ना, और वो माहौल यही होगा कि टेरर और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकती, खून और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकती, और इस तरह की चीजें। नरेंद्र मोदी साहब जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका मीडिया भी करेगा। लेकिन देखिए, इसमें एक मुझे पॉइंट क्लियर करने दीजिएगा कि अब मैं तो मनोज दत्त साहब के प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने हमें बहसियत कोच एक यकजा कर दिया है, कौम यकजा कर दिया, और हम एज ए कौम एक ही मुद्दे पे आप आ चुके हैं। और हमारा एक ही मुद्दा है कि हमने अब ग्रो होना है, क्योंकि जिस तरह की हमने हालिया परफॉर्मेंसेस दी हैं बुनियानुल मसूम में, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अब हम ये कह सकते हैं कि टेरर और क्रिकेट को साथ नहीं चलना चाहिए। जब तक जिस तरह हमारे काउंटर पार्ट में इंडिया के जर्नलिस्ट आके कहते हैं, हमारे साथ भी कहते हैं, हम भी वहां पे जाते थे, हमें सुनने को मिलता था कि यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, तो हम भी ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में आप जिस तरह से बीएलए को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से वहां पे आप कार्रवाइयां करते हैं, तो वो और क्रिकेट साथ नहीं चल सकती। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और स्पेशली एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, उनको भी यहाँ पे स्टेप अप करना होगा। हमें भी जिस तरह का भारत बयानिया बनाता है, हमें बनाना पड़ेगा कि जिस तरह टेररिज्म का वो राग अल्पाते हैं, हमें भी ये कहना पड़ेगा कि वो भी टेररिज्म यहाँ पे करते हैं और हमें क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। और हम देखें, भारत के बगैर पिछले 15-20 साल से सर्वाइव कर रहे हैं ना, हमारी इतनी ब्रेन वैल्यू है। अगर एशिया कप में कुछ ऐसा होता है जैसा कि नहीं हो रहा है, एशिया कप में ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा फिलहाल, तो बीसीसीआई ने भी डिनाई कर दिया है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि भाई ऐसा होगा, ये ऐसी सूरत हाल बनती है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी यही बयानिया देना चाहिए, कोई राजीनामा नहीं करना चाहिए। उनको कहना चाहिए, ठीक है, आप कहते हैं कि हम टेररिज्म करते हैं, आप जो भी आपके मुल्क में अटैक होते हैं उसका इल्जाम पाकिस्तान पे आता है, तो हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो आप बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के लीडर्स वहाँ पे जाके बैठते हैं, वहाँ पे सारी चीजें करते हैं, तो आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें भी ये बयानिया बनाना चाहिए। सॉरी टू से मनोज हमारे साथ मौजूद है कि ठीक है, आप अगर कहते हैं टेरर और क्रिकेट साथ नहीं चल सकती, तो हम भी कहते हैं टेरर और क्रिकेट साथ नहीं चल सकती। बैठिए मेज पे बैठ के बात कीजिए और सारे मामलात को हल कीजिए। अच्छा मनोज जी, ये बड़ी हैरानकुन सी चीज़ है कि अगर क्रिकेट को लेकर बार बार ऐसी सोच पाई जाती है, चाहे वो वर्ल्ड कप का मामला होता है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का मामला होता है, अब एशिया कप काफ़ी दूर है, सितंबर में होना है, लेकिन अभी से इस तरह की डिस्कशन मैं भी अब आज डिस्कस कर रहा हूँ अपने शो में, इसको डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये डिस्कशन होनी नहीं चाहिए थी, और लेकिन ये डिस्कशन का हिस्सा बन जाता है। फिर भारत से भी ऐसी डिस्कशंस होती हैं। आप समझते हैं कि ऐसी डिस्कशंस की ज़रूरत नहीं है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और खेलों के क्षेत्र में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच में लगातार बायलैटरल सीरीज का आयोजन हुआ करता था, दोनों टीमें एक दूसरे के विरुद्ध खेला करती थी, और क्या शानदार मैचेस देखने को मिलते थे। खेल के मैदान में गेंद और बल्ले के बीच में रोचक रोमांचक संघर्ष रहता था, और दोनों ही देशों के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाड़ियों का भरपूर सम्मान करते थे। चूंकि जेंटलमैन गेम है, इसलिए आप खेल के मैदान में भले ही जितना मर्जी एग्रेसिव हो जाएं, आपने बहुत सारे किस्से सुने, वेंग सरकार और जावेद मियांदाद खेल के मैदान में खून के प्यासे होते थे, लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता था दोनों डिनर के लिए साथ जाते थे। तो बहुत सारे वाकये हैं। इंजमाम वाला किस्सा हम सुनते हैं कि जब भारतीय टीम सौरव गांगुली के नेतृत्व में पाकिस्तान गई थी, तो इंजमाम ने पूरी टीम को खरीदारी करवाई थी, अपने घर पर डिनर पर बुलाया था। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बदलते परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियां बदली हैं, आज भारत का जो आम नागरिक है और जो भारतीय खिलाड़ी हैं और जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के संबंधों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त जो एक हमारे यहाँ माहौल है, जिस तरीके से सारा घटनाक्रम हुआ है, उसे देख करके एक सामान्य भारतीय
जो एक उसका सिर्फ इतना नजरिया है, वो क्रिकेट मैच में स्कोर पूछते हैं कि भारत हारा या जीता। वो भी आज इस बात को सोचता है कि हमें पाकिस्तान के साथ अब नहीं खेलना चाहिए। और जैसा कि अभी असनैन भाई कह भी रहे थे कि बहुत सारी चीजें आपके यहाँ भी हुई हैं, और भारत सरकार ने तो साफ तौर से कह दिया है, ट्रेड, टेरर एंड टॉक्स वो कभी एक साथ नहीं चल सकती हैं। खेल का मैदान और रण क्षेत्र यानी कि युद्ध का मैदान, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। और भारत सरकार ने तो अपना रवैया बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब भी पाकिस्तान के साथ बात होगी, डीजीएमओ लेवल पर बात होगी, और दोनों डीजीएमओ, दोनों देशों के डीजीएमओ आपस में बात करेंगे। टेररिज्म पर बात होगी सबसे पहले, उस पर भारत सरकार चाहती है, एक सामान्य भारतीय है ये चाहता है कि पाकिस्तान किस तरीके का एक्शन लेता है, वो ट्रांसपेरेंट एक्शन चाहिए, तभी आगे बात बढ़ सकती है। नहीं तो जो परिस्थितियां हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तो मीडिया से ये खबर है, और हो सकता है कि एशिया कप में भारत ना भी खेले और भारत बीसीसीआई एशिया कप का आयोजन भी ना करे। जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, कभी भी परिस्थितियां बन सकती हैं कैसी भी। और अगर आप ये देखिए, अगर सितंबर के महीने में हमारे यहाँ एशिया कप हो रहा हो और ऑपरेशन सिंदूर के तहत दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने होंगी, तो क्या माहौल होगा। तो सबसे पहले तो सुरक्षा की बात है, वो उस माहौल की जरूरत रहती है खेल के मैदान में कि दोनों टीमों के बीच में बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां बनी है, कहना होगा कि यहाँ पर माहौल कौन सुधारेगा। माहौल सुधारना है दोनों देशों के जो पॉलिटिकल पावर्स हैं। और आपके यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, वो आपके यहाँ अमूमन हम सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, किससे बात करें। और अब पाकिस्तानी आर्मी से बात करें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पावर से बात करें, आईएसआई से बात करें, किससे बात करें। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि किससे बात की जाए। जनरल आसिम मुनीर साहब से कर ले सर। वो फिर हमारे जनरल साहब करेंगे। नहीं सर, वो जनरल साहब नहीं करेंगे, हमारे जनरल साहब मोदी साहब से बात करेंगे। हमारे जो सीडीएस हैं वो अनिल चौहान साहब सर, वो उनका स्टेचर ही मोदी साहब वाला। सर मोदी साहब जब बात नहीं करेंगे, जनरल साहब बात नहीं करेंगे। जी अजय हसनैन, ये जो एक नैरेटिव आता है, पाकिस्तान ने तो इस मामले, वो कह रहे हैं कि अभी जो उनका ऑपरेशन चल रहा था वो अभी खत्म नहीं हुआ, बुनियादुल मरसूस को जिस मकसद के लिए लॉन्च किया गया था ना, उसने अपने अहदाफ हासिल किए हैं। बिल्कुल खत्म वो नहीं हुआ जो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाया। जो उन्होंने अपना टारगेट रखा था, जाहिर सी बात है जो भी किया था वो उसमें नाकाम हुए, वो कामयाब नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है जब आप नाकाम होते हैं तो आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं करते। वो कहते हैं कि यार अभी तो मैंने कुछ करना है तो कर लें। तो पाकिस्तान ने तो जो कहा था, जो करना था वो कर लिया। इट्स मीन्स कि पाकिस्तान ने अपना वो मुकम्मल कर लिया है। अब ये जो बात हो रही है कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं अभी तक, इन चीज़ों के चलने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद, पाकिस्तान तो कहता है कि क्रिकेट होनी चाहिए। ये चीज़ें इससे पहले भी पाकिस्तान गलत कह रहा है सर। हाँ, मेरा ख्याल है इनफ इज इनफ। अब आपको 15-18 साल हो गए बंबई हमलों के बाद, आप यही कह रहे हैं क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए। तो आप 18 साल से रिस्पांस क्या देख रहे हैं? ना इंडिया यहां पे आ रहा है, ना पाकिस्तान तो एक दफा फिर चला गया था। उसके बाद आपने न्यूट्रल वेन्यू की बात की, अब एशिया कप की बात हो रही है। क्योंकि पहले एशिया कप के चेयरमैन जयशाह थे, अब मोहसिन नकवी साहब हो गए, तो ये भी खटकता है दिल यज़दा में कांटे की तरह। सो अब पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है कि मैं वो वाहिद जर्नलिस्ट हूंगा जो इस चीज को एडुकेट करूंगा कि जिस तरह अगर इंडिया ये बयानिया बनाता है कि आप टेररिज्म फैलाते हैं, तो हमें भी ये बयानिया बनाना चाहिए कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो इंडिया ही करवा रहा है। और इसमें कुलभूषण यादव एक बहुत बड़ा सबूत है जो आपके पास है, जो इंडियन नेवी ऑफिसर था, जो अभी भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। सो लुकमान साहब, मसला ये है कि हमें अब बहैसियत नेशन, बहैसियत चेयरमैन पीसीबी के, हम क्योंकि एक स्टेक होल्डर है, इनडायरेक्टली मीडिया जर्नलिस्ट भी है, आज भी हमारी सलमान नसीर साहब से मुलाकात हुई। सो हम एज ए स्टेक होल्डर अब ये बिल्कुल नहीं कहते कि हमें इंडिया जाना चाहिए या इंडिया को यहां पे आना चाहिए। ठीक है, 18 साल हमने कहा, बहुत हो गया। अब अगर इंडिया हमसे क्रिकेट नहीं खेलना चाहता तो हम भी किसी तरह से इंडिया से क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। और क्योंकि हमने 18 साल, वाहिद है नेशन है पाकिस्तान जिसने इंडिया के साथ टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट खेले बगैर सर्वाइव किया। हमारी क्रिकेट यहां पे होती नहीं थी, हमने सर्वाइव किया। हमारी क्रिकेट दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में होती थी, हमने सर्वाइव किया। हमारी PSL के 3-4 सीजन शारजा में हुए, अबू धाबी में हुए, दुबई में हुए, हमने सर्वाइव किया। सो हम सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वो बहुत बड़ा ब्रांड है तो हम शायद उनसे बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन इतने खुददार ब्रांड जरूर हैं कि हम अपने कदमों पे अभी भी खड़े हो सकते हैं। कोई बटिंग कंपनी इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग को स्पॉन्सर नहीं कर रही, कोई मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान सुपर लीग को स्पॉन्सर नहीं कर रही है, लेकिन अरबों रुपए पाकिस्तान सुपर लीग क्यों कमा रही है? क्योंकि पाकिस्तान के अपने ब्रांड्स हैं जो कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। राफेल ने तो क्या सपोर्ट कर दिया सर, एक राफेल
एक रफाइल की बात हो रही थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज सारा दिन खबरें चलती रही एशिया कप के हवाले से कि भारत उस पे दस्तबरदारी का ऐलान कर रहा है। उनके मीडिया ने ऐसा रिपोर्ट किया, लेकिन बीसीसीआई ने खुद आकर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खुद आकर ये डिनाई कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि कुछ मीडिया के लोगों ने उसको रिपोर्ट किया। और हाइप इसलिए ज़्यादा बन गई कि अभी पाक भारत जो तनाज़ा चल रहा है, जो कशीदगी चल रही है, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को उस तरह से देखा गया कि अब क्या होने जा रहा है आगे। हसनैन लियाकत साहब, आपको क्या लगता है, क्या जैसे आपने खुद भी कहा कि अगर पाकिस्तान ये मामला इसी तरह से बढ़ते हैं, जैसे मनोज कह रहे हैं कि कल को जब एशिया कप होगा, जो कि सितंबर में अभी जाकर होना है, तब ऐसे हालात हुए तो फिर तो भारत नहीं खेलेगा। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे ही हालात हुए, यानी कि सितंबर में ऐसे हालात हुए, तो पाकिस्तान को भी ऐसे ही करना चाहिए या पाकिस्तान को कहना चाहिए नहीं नहीं आए, खेलें, बैठें, बात करते हैं, ये रिटर्न फॉर्म में कुछ कर लेते हैं, ये तय कर लेते हैं, या पाकिस्तान को कहना चाहिए बस भाई इनफ इज इनफ? देखिए, भारत के जितने ज़्यादा स्टेक्स हैं, भारत की जितनी ज़्यादा उनके स्टेक्स लगे हुए इस एशिया कप में भी ना, वो पाकिस्तान के लेवल पे नहीं है। आप अभी भी देख लेंगे तो ब्रॉडकास्टर्स का ताल्लुक भारत से है। आप बड़े बड़े उनके ब्रॉडकास्टर्स देखेंगे, उन्होंने बिडिंग की हुई है ऑलरेडी एशिया कप की, राइट्स खरीदे हुए हैं, एयर टाइम खरीदा हुआ है। सो लुकमान साहब, अगर भारत ये काम करता है तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों अपना नुकसान किया बहुत ज़्यादा, तो वो आगे भी जाके अपना ही नुकसान करेंगे। पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान वैसे भी जाके आपसे श्रीलंका में खेलना था, गेट मनी आपको जानी थी, सारी चीजें आपको जानी थी। ब्रॉडकास्टर्स ने जो पैसा लगाया था वो सिर्फ एक मैच से पैसा बनता है, वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। पाकिस्तान को भी इसमें से निकाल दें या फिर इंडिया को भी निकाल दें तो उसमें नुकसान किसका है? नुकसान इंडिया का है, पाकिस्तान का नहीं है। उसमें हमारी तो सिर्फ प्लेयर फीसेस का नुकसान है या जो पीसीबी को पैसे मिलते हैं उसका नुकसान है। ब्रॉडकास्टर्स ने जो अरबों रुपए लगाए हैं वो उनको कौन देगा? सारी चीजें, ये सारी चीजें इतनी सिंपल नहीं है। आज मैं सलमान नसीर साहब को भी सुन रहा था, वो कहते हैं कि हमने 4 दिन में जो पीएसएल वापस करवाई, प्लेयर्स को अरेंज करवाया, ये इतना मुश्किल काम था कि हम पिछले 4 महीने जो प्लान करते हैं उस प्लान के बाद आपकी पीएसएल एग्जीक्यूट होती है। ये 4 दिन के प्लान में हमने पीएसएल को वापस रिवैम्प कर दिया। सो इसी तरह से एशिया कप काफी लंबे अरसे से इसकी प्लानिंग हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना होगा, अभी आपने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, अब आप एशिया कप में देख रहे हैं, फिर आप आगे जाके क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2026 में देखेंगे कि भारत की जो हठधर्मी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। और हम जो बहुत ज्यादा ये राग अलापते हैं कि हम क्रिकेट लविंग नेशन है, और यार हम कोई क्रिकेट लिविंग नेशन नहीं है। अब छोड़े बनाना शनाना, 16, 17, 18 पाकिस्तान इज फर्स्ट, पाकिस्तान सबसे पहले। हम देखें, हम मनोज भाई को कितना मनाते रहे पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में, हमारे से तो मनोज भाई नहीं माने तो आपके चेयरमैन जय शाह कैसे मानेंगे? सो अब हम भी कह देते ठीक है, तुझे नहीं खेलना, असी भी नहीं खेलना, बस मनोज साहब नहीं खेलना तो ना खेलें भाई, अब ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा चलें, कुछ और बात करते हैं। एशिया कप पे हमने काफी बात कर ली, क्योंकि जब बीसीसीआई का डिनाई आ गया तो मेरे ख्याल में उस पर अभी ज्यादा बात करनी बनती नहीं। आगे बढ़ते हैं, आप कुछ बात करेंगे। एक जानी पीएसएल चल रही है, एक जानी आईपीएल चल रही है। आईपीएल में वो तमाम लड़के जो गैर मुल्की प्लेयर्स थे, वो उसी तरह से उनके कम बैक हुआ, उसी तरह से वो वापस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, या फिर कोई वापस चले गए? मनोज साहब देखिए, आरसीबी की तरफ से 5 प्लेयर्स थे और 5 के 5 प्लेयर वापस आ गए। जॉश हेजलवुड जो कि कंधे की चोट से पीड़ित थे, उन्होंने आरसीबी ज्वाइन कर ली। ब्रेथवेल आ गए, रोमोरियो आ गए, टिम डेविड। तो एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ, बारिश हो रही है चिन्नास्वामी में और वो वहां पर स्विमिंग करते हुए दिखाई दिए। तो आरसीबी की पूरी स्ट्रेंथ है। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, डेविड मिलर, ये सभी खिलाड़ी हैं। जो एक खिलाड़ी सुर्खियों में है वो है मिचेल स्टार्क। उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रोका है, चूंकि उन्होंने WTC का फाइनल खेलना है, उसकी तैयारी के लिए। और मिचेल स्टार्क को इसलिए रोका है, मैंने भी सोशल मीडिया में पढ़ा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि वो आईपीएल की इस गर्मी में फटीग का शिकार ना हो जाए, अपने आप को बचाए रखे। और जितनी गर्मी इस वक्त है, तो लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सभी खिलाड़ियों को खेलना पड़ रहा है। हालांकि सभी खिलाड़ी अच्छे दमखम के साथ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की नजरें WTC के फाइनल पर है, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध जो होना है, उसी को ध्यान में रखकर के मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया में रुक गए हैं। और उन्होंने कह भी दिया कि नफा नुकसान देखना नहीं है, फिलहाल यहाँ पर फिटनेस देखनी है, और जो कि WTC का फाइनल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो नहीं आए। बाकी सभी विदेशी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और खेल रहे हैं। आप स्कोर कार्ड देख करके समझ सकते हैं कि क्या उत्साह है, जोश है फॉरनर्स का आईपीएल को लेकर। जी हसनैन लियाकत साहब, आप क्या कहते हैं? जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें जो गैर मुल्की प्लेयर्स से पीएसएल इंतजामिया सबको दोबारा से, यानी कि उस सारी कशीदगी, उस तनाव के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई,
उसके बाद सबको वापस लाने में कामयाब हो गई है। जी डेफिनेटली, आप देखिए कराची किंग्स में टीम साइफर्ट वापस आ चुके हैं, जेम्स वापस आ चुके हैं, इसके अलावा डेविड वार्नर वापस आ चुके हैं। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड में टेमाइल मिल्स को देख के बहुत खुशी हुई, फिर एलेक्स हेल्स वापस आए। इससे पहले कॉलिन मनरो थे और उनके साथ साथ एक दो प्लेयर्स ऐसे थे जिनका प्रॉब्लम चल रहा था। मोस्टली जो न्यूजीलैंड के वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड में आगे जाके सीरीज खेलनी है वो वापस नहीं आए, जिसमें डेरिल मिचेल एक ऐसा नाम है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान मुझे लॉन्गर रन में कल के बाद आप देखेंगे परसों का जो क्वालिफायर या फिर एलिमिनेटर उसमें लाहौर कलंदर को नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल जो रिप्लेसमेंट्स है वो काफी अच्छी हैं और उसमें आपको इंग्लैंड के प्लेयर्स भी नजर आते हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी नजर आते हैं, बांग्लादेश के प्लेयर्स भी नजर आते हैं और बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कि आए। और स्पेशली इसमें क्रेडिट जाएगा कराची किंग्स को। कराची किंग्स बाजी लीग में आपको एक और खबर देता चलूं कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से, फिन एलन जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, काफी ताबड़तोड़ हमले करते हैं, बड़े एक्सक्लूसिव बल्लेबाज हैं, वो भी वापस आ रहे हैं। और फिन एलन के साथ साथ राइली रूसो जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, साउथ अफ्रीका की जानिब से उन्होंने काफी अच्छी क्रिकेट खेली है, वो भी वापस आ रहे हैं। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी काफी ज्यादा मुझे तगड़ी नजर आ रही है। हालांकि लाहौर कलंदर भी कुछ ना कुछ जारी है, जिस तरह से उनके सिकंदर रजा गए तो उन्होंने मेहदी हसन मिराज को कर लिया। अब देखते हैं कि डेरिल मिचेल की रिप्लेसमेंट में वो क्या करते हैं। लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा मुझे दचका जो दिखने में आया वो लाहौर कलंदर को लगा, क्योंकि जो कॉलिन मनरो का हम इफेक्ट पैदा कर रहे थे ना कि कॉलिन मनरो के जाने से इस्लामाबाद यूनाइटेड को काफी इफेक्ट होगा, वो एलेक्स हेल्स ने आके आज जो 88 रन की इनिंग्स खेली है उसमें वो सारा कुछ दो दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड राइट नाउ सिटिंग ऑन द सेकंड टॉप लिस्ट और उसका क्वालिफायर होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। वो वहीं पर जाकर उसी स्टैंड पर जाकर खड़े हो गए हैं जहां पर उन्होंने पहले मैच से आगाज किया था। आज के मैच से तो मुझे यही लगा है कि दोबारा से इस्लामाबाद यूनाइटेड उसी कलर में नजर आई है। अच्छा मनोज, एक और अहम मामला है कि जब भारत में भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती है, आप चूंकि जाकर मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ की लीग्स को वहाँ पर कमेंट्री भी करते हैं और पूरे भारत में मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, जो टैलेंट आ रहा है भारत में, यही सवाल मैं हसनैन के सामने भी रखूंगा, वहाँ पर जो टैलेंट आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है और किन इलाकों से आ रहा है? क्या शहरी इलाकों से ज़्यादा लोग आ रहे हैं या फिर देहाती इलाकों से ज़्यादा आ रहे हैं? क्रिकेट को लेकर कहाँ से टैलेंट आ रहा है वहाँ पर ज़्यादा? देखिए, आज के समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कर दिया है। जो इंटरनेट है वो सर इतना डिजिटल किया है कि फेक न्यूज की फैक्ट्री बना दिया पूरे मुल्क को। फैक्ट्री नहीं कह दीजिए इसको, कि एक डेवलपमेंट ब्रांड सर, ब्रांड कह देते हैं हम उसको, एक सॉफ्ट नाम दे देते हैं। ये जो मंच है यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव टॉक्स करें तो ज्यादा बेहतर है। चलें और ये भी पॉजिटिव थी ना सर, मैं तो आपकी ब्रांडिंग कर रहा हूँ। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि इस प्लेटफॉर्म पर अगर हम आपने मेरे से सवाल पूछा तो मैं पॉजिटिव वे में जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन हुआ है और अमूमन सोशल मीडिया में आप पिक्चर भी देखते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति आए और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आए और पेटीएम से उन्होंने पेमेंट कर दिया, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दिया। एक चाय वाला, एक रिक्शे वाला, हमारा एक जो लेबर है उसके पास भी पेटीएम मौजूद है, वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। तो जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ उसका असर गांवों तक हुआ है। गांवों में जो टैलेंटेड प्लेयर्स थे उनको अब शहरों की तरफ नहीं आना पड़ता है, वो गांवों में रह करके अभ्यास कर सकते हैं, फिटनेस कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, किस तरीके से अपने स्किल्स को डेवलप करना है, किस तरीके से स्टेमिना बना करके आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये चीजें गांवों के युवा खिलाड़ियों तक थ्रू इंटरनेट पहुंच चुकी है। अब उनको सिर्फ जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की। जब आप अपने गांव में रह करके, अपने घर में रह करके फिटनेस करते हैं और गांव का शुद्ध खाना खाते हैं और शुद्ध पानी पीते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये आप सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहते हैं। देहात की एक परंपरा रही है दूध, घी, मक्खन खाना और मजबूत शरीर बनाना। तो गांव में क्रिकेट पहुंचने का भारत को सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ है कि दूर दराज के इलाकों के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आए हैं। अभी एक मयंक यादव खिलाड़ी है, उनका संबंध भी देहात से ही है और हालांकि इंजर्ड है, वो बीच बीच में उन्होंने 2-3 मैच आईपीएल के खेले जरूर है। 150-152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंदबाजी करते हैं, उनका संबंध भी देहात से है। चूंकि इंटरनेट गांव तक पहुंच चुका है, गांव के बच्चों को शहर में आने की जरूरत नहीं है, वो थ्रू इंटरनेट क्रिकेट के स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। और जब आप कह रहे हैं कि जो डिजिटल दौर है उससे बहुत फायदा हो रहा है, खासतौर पर दूर दराज गांव देहातों में रहने वाले वो लड़के जिनकी बड़ी एकेडमियों तक एक्सेस नहीं है, बड़े शहरों तक एक्सेस नहीं है, अच्छा प्रदर्शन करके स्टेट में पहुंच जाते हैं। चले ठीक हो गया। यही सवाल जो है वो हसनैन लियाकत के लिए भी छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात पाकिस्तान में जो टैलेंट आ रहा है वो गांवों से ज्यादा आ रहा है, यानी कि देहाती इलाकों से आ रहा है या बड़े शहरों से ज्यादा आ रहा है, और किस क्वालिटी का टैलेंट आ रहा है। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
बैक पीएसएल में 6 टीमें थी और 2 का सफर खत्म हो गया। अब 4 टीमें बाकी रह गई हैं और 4 टीमें आपस में टकराएंगी। कौन किससे टकराएगा? सबसे पहले पॉइंट्स टेबल देखते हैं ताकि इनके पॉइंट्स देखें और फिर इनकी पोजीशन देखें कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है। कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त टॉप पर, इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है, कराची किंग्स तीसरे पर है, लाहौर कलंदर्स यहाँ पर चौथे नंबर पर है। अब आगे क्या होना है? 21 तारीख से जो अगला मरहला शुरू हो रहा है इन चारों टीमों का, ये कौन किससे टकराएगी, ये रोड टू द फाइनल भी सामने रखें जी, कैसे फाइनल तक पहुंचेंगे इसमें भी देखा जा सकता है। हसनैन साहब, ये आपके सामने है, कैसे पहुंचेगी टीम फाइनल तक, कौन किसको हराए? जो 21 से सफर शुरू हो रहा है, जरा आसान अल्फाज में सबसे पहले बताइए। अगर 21 की बात कीजिए तो 21 में फर्स्ट प्लेस पे आपकी कोयटा ग्लैडिएटर की टीम आई है, सेकंड प्लेस पे आई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इनके दरमियान मुकाबला होगा, जो टीम जीतेगी वो सीधे का सीधा क्वालिफायर विनर आपको आगे नजर आ रहा होगा फाइनल में, वहां पे पहुंच जाएगी। अब उसके बाद जो क्वालिफायर लूज करेगी वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, वो यहाँ पे वेट करेगी। और जो उसके साथ ये जो दूसरा है ना, यहाँ पे होगा कराची का वर्सेस लाहौर का, ठीक है। यहां से जो जीतेगा वो फिर लूजर से खेलेगा जो क्वालिफायर हुआ था, और वहां से जो जीतेगा वो इधर आएगा। मतलब कल का मैच, जो भी परसों का मैच, जो टीम जीतती है वो फाइनल में पहुंचेगी, लेकिन जो हारेगी उसको अगली टीम लूजर के साथ, विनर के साथ खेलना होगा, और विनर को भी 2 मैच जीतने होंगे। सो क्वालिफायर में सबसे बड़ा एज जीतने वाली टीम के साथ है। अब देखते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर जीतती है या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतती है। अच्छा, आप वहां पर जाकर भी मैचेस देखते रहे, सारा इवेंट आपने देखा, कवर किया उसको, मुझे ये बताएं कि हसनैन, ये जो 4 टीमें अभी पहुंची हैं, इन चारों टीमों में सबसे ज्यादा अच्छी क्रिकेट आपको किस टीम की नजर आई, और जो अगले मैचेस में भी आपको लगता है कि यार इसको कोई नहीं पकड़ सकता? देखिए, अगर स्टार्ट की बात की जाए तो जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें तो 5 मैच ट्रॉट में जीते, फिर 4 मैच ट्रॉट में हारे। सो वहां पे वो कंसिस्टेंसी हमें 5 मैचेस के बाद नजर नहीं आई। लेकिन व्हेन यू लुक इनटू कोयटा ग्लैडिएटर्स, एक मैच था जिसमें साउथ शकील ने बैट कैरी किया था और हमने बड़ी तनकीद की थी कि साउथ शकील साहब टेस्ट क्रिकेट 20 ओवर खेल गए, 20 ओवर खेल गए, उसके बाद उन्होंने किया कुछ नहीं। लेकिन उनकी कप्तानी समवट इतनी ज्यादा इंप्रेसिव थी, फिर ऊपर से फिन एलन आ गए, हसन नवाज का बहुत बड़ा रोल था। टेस्ट टीम का कैप्टन बना रहे हैं, अब शायद हो सकता है जिस तरह से उनको कोयटा का कप्तान बनाया। कोयटा का भी तो कोटा होगा ना, इस्लामाबाद का आपने कोच ले लिया, उसी का कप्तान भी लेने लगे। मुझे लगता है कि सलमान अली को क्या साइड ना कर दिया जाए। सो जो आप बात कर रहे थे, फिन एलन परफॉर्म करना स्टार्ट हो गए, फिन एलन के साथ साथ हसन नवाज उनके लिए बहुत सरप्राइज पैकेज हुए। फिर साउथ शकील कहीं ना कहीं चिप इन करते हुए नजर आए, राइली रूसो ने आके सेंचुरी लगा दी। सो कोयटा ग्लैडिएटर ने एक बेंचमार्क जरूर सेट किया था, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि उनके प्लेयर अब वापस ट्रैवल करेंगे, एक फटीक होगी। यहां से वो साउथ अफ्रीका गए, न्यूजीलैंड गए, वापस आते हैं तो क्या उनको उसी तरह से वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे डेंजरस टीम मुझे, अच्छा, जो पर्सनली डेंजरस पर आप बात करेंगे, लेकिन इसमें अभी जो 21 तारीख से सफर शुरू हो रहा है, इसमें कौन सा ऐसा टाकरा आपको लगता है कि यार ये वाला जो है ना बड़ा सबसे बड़ा टाकरा होगा जुमेरात को, कराची वर्सेस लाहौर का। क्योंकि इसमें कराची और लाहौर के मुकाबले में अब जो हारेगा वो घर जाएगा, ठीक है, जो जीतेगा वो खेलेगा इस्लामाबाद और लाहौर कोयटा के मुकाबले में, जो भी हारेगा उससे खेलेगा। सो मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला वो कराची और लाहौर के दरमियान होगा, जो कि आप विटनेस करेंगे बुध से अगले वाले दिन जुमेरात को, और वो इस टूर्नामेंट का एक समा बांधेगा। अगर लाहौर जीत गया तो फिर आपको पता है लाहौरियों को कौन संभालेगा, वो तो फिर जोक दर जोक अगले मैच में भी आएंगे, उससे आगे जीता उसमें भी आएंगे। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात ये होगी लुकमान कि आप देखिए कि ऑपरेशन के बाद, ये जो ऑपरेशन बुनियाद और महसूस हुआ, इसके बाद आपकी कौम यकजा है। रावलपिंडी का क्राउड भी आप नहीं भर सकते थे। अब मैं रावलपिंडी से होके आता हूं, रावलपिंडी का क्राउड वो क्या कहते हैं, ठाटे मारता समुंदर, ठाटे मारता। एक मेरे दोस्त हैं, वो टिकट के हवाले से कह रहे थे कि यार हमें कहीं से टिकट ले दें। तो बिलीव मी कि सब ने कहा, जो मुतलका ये जो जिनसे टिकट मिल रहा है, उन्होंने कहा कि टिकट अवेलेबल नहीं है, सारे टिकट जो हैं वो एग्जैक्टली बुक हो चुके हैं। देखिए वहां पे आज भी दोस्त कुछ कह रहे थे वो टिकट मिल ही नहीं रहे, ये हिसाब हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए, मैं रावलपिंडी में इससे पहले भी मैच कवर करता रहा, 1-2 मखसूस नारे बजते थे, वो आपको पता होगा कौन से नारे, बिल्कुल ऐसे ही। अब सिर्फ 2 नारे वहां पे, और हर बंदा अपने दिल से कर रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, और दिन भर वहां पे तराने लगे रहते हैं। पहले दिन आर्मी चीफ आए, फिर एयर चीफ आए, आज मेरे ख्याल नेवल चीफ मिस थे, उनको शायद लाहौर में जाके उनको सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि लाहौर की बंदरगाह तो उन्होंने दबा की। आज चूंकि कराची में इवेंट था नेवी का और वहां पर प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, एग्जैक्टली,
इस वजह से मेरे ख्याल में। इस वजह से जो इन्वायरमेंट है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के साथ लिंक नहीं कर रहा, कि अब वो आपके सुपरस्टार्स के साथ लिंक नहीं कर रहा, वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ लिंक नहीं कर रहा। वो है पाकिस्तानियत। अब हर शख्स, हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा ग्राउंड में जाना चाहता है, पाकिस्तान का झंडा लहराना चाहता है और पाकिस्तान का नारा लगाना चाहता है। सो इस वजह से आपको फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स एज वेल आपको ग्राउंड इसी तरह से जैम पैक नजर आएंगे। और जस्ट इमेजिन, पिंडी में आपका 16,000 क्राउड बैठता है, लाहौर का 35-36 हजार का क्राउड होगा और वो लॉर्ड्स वाली फीलिंग होती है। खिलाड़ी इस तरह होता है, पीछे आपका क्राउड आ रहा होता है, वहां पे बहुत इंटेंसिटी होगी और बहुत इंटेंसिव मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। और मैं समझता हूं कि वन साइड मुकाबला आपको अगले 4 दिनों में कोई एक भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि आसाब की जंग होगी। जिस तरह का कौम में जज्बा है, जिस तरह का कौम में जज्बा है, वाकई में अब पीएसएल का जो कलर है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जैसे हसनैन बता रहे हैं, मुल्क का कलर चेंज हो चुका है सर। हालांकि मुल्क का कलर चेंज हो चुका है। हम ये बात अपने प्रोग्राम में कर रहे थे कि यार उस तरह से कराची में क्राउड नहीं आ रहा, पिंडी में आता है, पेशावर का मैच ज़्यादा होता है, लाहौर में आ जाता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। एक छोटी सी आपसे इजाजत हो तो, ये मनोज दत्त साहब आते थे, वो एक और बासु जी आते थे। हम इस तरह बैठ के इनकी तारीफें सुनते रहते थे, यार इनकी क्रिकेट कितनी अच्छी है, इनकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है। मजबूर हो जाते थे कि आईपीएल पर कुछ बात कर लें। मजबूर थे कि इनकी तारीफ करते। अब जब उनके मीडिया का हाल देखा, उनके राफेल का हाल देखा, उनके जो मिसाइल है उनका हाल देखा, उसके बाद हमें पता चला ये तो एक हवा था जो 15 साल हम सोचते रहे ये तरक्की करते रहे, वो तरक्की नहीं, वो तनजली करते रहे। तो हमें भी पता चल गया कि हम दुनिया में के स्टैंड करते हैं। तो इस वजह से हमें पाकिस्तानी होने पे, जिस तरह मुझे लुकमान अली को फख्र है, इसी तरह से हर बच्चे को फख्र है, वो आगे सेलिब्रेट करता है सर। और वाकई में पीएसएल का बिल्कुल कलर चेंज हो गया। हसन, जब हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं तो अभी हमने पाकिस्तान ने आगे बांग्लादेश के साथ खेलना है। आप आज काफ़ी दिनों बाद हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। ये बताएं कि बांग्लादेश के हवाले से जो स्क्वाड अभी तश्कील पा रहा है उस पर कोई सोच विचार चल रही है, क्या हो रहा है? देखिए, सोच विचार हो रही है और आपको आइंदा 1 से 2 दिनों में हो सकता है, मेरी जो सोर्सेज से बात हुई है कि आपका क्वालिफायर या फिर एलिमिनेटर 1 तक देखा जाएगा। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते, बहुत सारे सोर्सेज ये भी कह रहे थे यार कि हम फाइनल देख के उसके बाद एनालाइज करेंगे कौन है टॉप रन गेटर, कौन है टॉप विकेट टेकर। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि वो एक बड़ी अजीब और गरीब सी बात हो जाएगी कि न्यूजीलैंड की टीम आपकी घर होगी। लेकिन इस तरह का प्रेसिडेंट है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए ना, ऑस्ट्रेलिया वाले 12 या 15 घंटे पहले अपना एक टेस्ट मैच का स्क्वाड अनाउंस करते हैं और उसको खिला देते हैं पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। और फिर जब अगला टेस्ट मैच होता है तो उसके 12-15 घंटे से पहले वो करते हैं। प्रेसिडेंट इस तरह के जरूर मौजूद हैं। लेकिन इस टीम में इस पीएसएल में कुछ ऐसे लड़के हैं जो आपको लगता है कि अगेंस्ट बांग्लादेश वो पहली मर्तबा पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं या पाकिस्तान की शर्ट पहनेंगे वो? मैंने कल हसन नवाज से एक सवाल भी किया था इस हवाले से। देखिए, हमें ओपनर्स का प्रॉब्लम नहीं था, हमें मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम था। ओपनर्स तो बहुत ज्यादा हैं। एग्जैक्टली। तो हसन नवाज ने आके 4th-5वें नंबर पे परफॉर्म किया। तो मैंने कहा आप किसी भी नंबर पे खेलेंगे, क्योंकि आपने तो सेंचुरीज भी लगा दी हैं। उन्होंने कहा मैं खेलूंगा। ठीक है, हसन नवाज एक ऐसा प्लेयर है जो वापस आपको टीम में आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी ड्रॉप तो हुए नहीं न्यूजीलैंड के बाद। वहां पे देखें, और क्रिकेट बोर्ड ने एक तरह से उनके लिए जहन पहले से बनाया हुआ है। मैं आपको लुकमान साहब की मिसाल देता हूं। आप करंट अफेयर शो अच्छा कर लेते ना, मैं वहां पे जाऊंगा तो मैं टुल्लेबाज लगूंगा ना। हसन नवाज सारी जिंदगी पिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में खेला, तो वो न्यूजीलैंड में उसका एक ही छक्का लगा 100 वाला। उसके अलावा वो लग रहा था कि उसकी बॉल नहीं आ रही। बेसिकली उसका बाउंस, उसकी कंडीशंस उसको सूट नहीं कर रही थी। हसन नवाज हो गया सर, अली रजा हो गया। अली रजा ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी, अली रजा आ सकता है। खुशदिल शाह ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, खुशदिल शाह वापस टीम में आ सकते हैं। हसन अली ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है, हसन अली टीम में आ सकता है। फहीम अशरफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस आ रहे हैं। फहीम अशरफ, देखें फहीम अशरफ की परफॉर्मेंसेस जितनी तनकीद मैंने और आपने इस मंच से की है, किसी और ने नहीं की। पाकिस्तान के पूरे मीडिया में जितनी हमने उनको ट्रोल किया, लेकिन देखिए परफॉर्मेंसेस जब दोनों नहीं साबित, हाँ, परफॉर्मेंसेस जब हसन रजा से, फहीम अशरफ से हुई या फिर खुशदिल शाह से हुई, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं ना सर। परफॉर्मेंस मैटर करती है, आप जब परफॉर्म करेंगे मैटर। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है सर, ये सवाल मेरा ख्याल है कि हम बाद में भी पूछेंगे। पीएसएल में ये परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या ये पीएसएल की परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल में ट्रांसलेट होंगी या नहीं होंगी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। अगर तो ये इंटरनेशनल में इसी तरह से ट्रांसलेट हो जाएं जिस तरह से पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, तो फिर तो कमाल है। क्योंकि पीएसएल में किसी जमाने में हवा था नवाज का कि नवाज बहुत बड़ा बॉलर है, सरफराज ले आए। लेकिन नवाज जब नेशनल टीम में आया तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका। ये मुझे पता नहीं क्यों ये डिफरेंस है, क्योंकि आईपीएल में जो परफॉर्म करता है वो नेशनल टीम में आके उसकी वाह हो जाती है। हमारे यहाँ जो पीएसएल में परफॉर्म करता है नेशनल में जाके जीरो हो जाता है। शायद कोई क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स ऐसे हैं कि सामने जब आते हैं तो उसके बाद ये हिचकिचाना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, बाबर, रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी, इनको नहीं ले रहे? इतलात ये हैं कि T20 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई बस बहुत हो गया, अब हमने कुछ और ही प्लान किया। इनको निकाल रहे हैं अपने फ्यूचर प्लान से, T20 के फ्यूचर प्लान नहीं।
माइक हैसन से जो जर्नलिस्ट मिले हैं, माइक हैसन के मुताबिक वो कह रहे हैं कि मेरे प्लेन्स में बाबर आजम भी हैं और मोहम्मद रिजवान भी हैं। ये तो माइक हैसन के प्लेन। लेकिन जो प्लेन इस वक्त पीएसएल का टेबल देख रहे थे लुकमान अली साहब, और वो बता रहे थे कि 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। एक है पेशावर ज़ल्मी जिसका कप्तान बाबर आजम है, और दूसरी है मुल्तान सुल्तान जिसका कप्तान है रिजवान। टीम मुल्तान सुल्तान भी बुरी नहीं थी, टीम पेशावर ज़ल्मी भी बुरी नहीं थी। अप्रोच सर देखिए, वो हमारे एक दोस्त होते थे, वो कहते थे बाबर आजम इज अ चेज मास्टर, 140-50 रन में 2 50 मार दी, चेज मास्टर हो गया। अरे भाई, जब 234 रन था वहां पे चेज मास्टर कहां पे गया? 34 गेंदों पे 50 लगा के उस वक्त उन्होंने 94-97 रन तो बना लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच को उस तरह से फिनिश नहीं किया। वो क्या होता है कि एक रन ऐड होते हैं एट द एंड, आपको देखते हुए बड़े अच्छे लगते हैं यार कि रन बनाए, लेकिन क्या वहां पे बाबर आजम को 170 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए था, 250 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए था? सो पर्सनल माइलस्टोन मैटर नहीं करता, और ये आपने इनकी टीम परफॉर्मेंस से भी देख लिया कि ये पीएसएल में भी स्टैंड नहीं कर पाए। जिस पीएसएल को लुकमान साहब ये लॉन्चिंग पैड समझते थे कि हमारी कमबैक होगा टी20 क्रिकेट में, वहां पे भी इनकी टीम्स बाहर हो चुकी हैं अनफॉर्चुनेटली। अगर बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खिलाएंगे तो आगे मेरे ख्याल में, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, सॉरी टू कट यू सर, और आयरलैंड के खिलाफ इनको खिलाने नहीं चाहिए। ठीक है, इनको खिलाएं आप, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाएं, इंग्लैंड के खिलाफ, बड़े प्लेयर है ना, ब्रांड है ना। मोहसिन नकवी साहब भी शायद कोई इनके बारे में कुछ ज़हन बना चुके हुए हैं। नहीं बना, ऐसा तासुर बाबर आजम सोच ही नहीं सकते भाई। कल बाबर आजम का मैच ना होता पिंडी में तो 13 ओवर का मैच कहां पे होता? उन्होंने बाबर आजम की वजह से किया कि बाबर भी ब्रांड है, शाहीन भी ब्रांड है, किसी तरह से इनको जितवा के तो ले आए। शाहीन जीत गया तो वो लाहौर में पहुंच जाएगा, बाबर जीत गया तो वो लाहौर में पहुंच जाएगा, क्योंकि लाहौर में भी 20-25 हजार का क्राउड बाबर आजम की वजह से आता है। सर पीसीबी इस वक्त यरगमाल है। इस पीएसएल में उन्होंने देखा है, जब बाबर आजम का मैच होता था 20-25 हजार का क्राउड होता था, जब बाबर आजम का मैच नहीं होता था, ग्राउंड खाली होता था, तो वो तो चाहेंगे कि बाबर आजम उनके साथ एसोसिएटेड रहे। यहाँ से तो फिर ये तासुर मिलता है कि बहुत मुश्किल है कि बाबर आजम बहुत को मुश्किल skip है, किया बड़ी जाए। मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह करे कि हमें कोई बाबर आजम ऐसा मिल जाए जो कि 200 के स्ट्राइक रेट से, 150 के स्ट्राइक रेट से, 250 के स्ट्राइक रेट चेंज किया आपने, उनसे सवाल भी किया और साथ में मुबारकबाद भी उनको दे दी कि बाबर साहब बहुत मुबारक। लेकिन मैंने जो सवाल किया था, मैंने कहा पहले 6 मैचेस वो टीम जीती जिसने पहली बैटिंग हाँ, की। सवाल आपका बहुत क्यों अच्छा की? था ना उन्होंने जवाब दिया, और दूसरे दिन फिर दूसरी बैटिंग की और फिर हार गए। यानी कि आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया था कि यार एक पूरी जो जितनी भी टीमें वो ये इस तरफ जा रही हैं इन कंडीशंस में, Exactly. और आप बिल्कुल इस तरफ चले गए, जो कि आपको सूट नहीं करते। सजेशन है, फला है, लेकिन अगले दिन वो, यार मेरा एक सवाल ही उनको याद होता, तो अगले दिन वो पहले बैटिंग कर लेते तो शायद इतना ज्यादा रन ना पड़ता। और आज हम बात कर रहे थे कि देखें लाहौर कलंदर का शाहीन नीचे है, बाबर ऊपर हो गया। तो ये बाबर आजम को सोचना चाहिए, जो बातें हम उनके लिए सोचते हैं वो नहीं सोचते अनफॉर्चुनेटली। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन अली साहब, Thank you so much. आपने हमारे साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया था। हमने बात की है आज की जीत की सोच में, आज के मैच के हवाले से, और साथ में पीएसएल पर मजमूई तौर पर बात की, और ख़ास तौर पर एशिया कप के हवाले से जो भारत से आज खबरें रिपोर्ट हुई थी, और भारत से हमारे साथ मनोज दत्त साहब भी मौजूद रहे, और उनसे भी हमने बात की, जो कि बीसीसीआई ने डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और बल्कि बहुत क्लैरिटी है कि इस हवाले से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई की जानिब से नहीं आया। लिहाजा इंडियन मीडिया आपको पता है कि एक झूठ की फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री की जानिब से रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता रहता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।